पिछले कुछ सालों में सुपर हीरो शोज का एक सेट फॉर्मूला बन चुका है। मैसिव सीजीआई बैटल्स, मल्टीवर्स कैमियोज और वर्ल्ड एंडिंग स्टेक्स। ऑडियंस अब इस एक ही पैटर्न को बार बार देखकर थक चुकी है। लगभग हर मूवी और शो में वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। Amazon प्राइम पर एक ऐसी लाइव एक्शन सीरीज आई है जिसने इस जॉनर को एक बिल्कुल नया, मैच्योर और ग्राउंडेड डायरेक्शन दिया है। मैं बात कर रहा हूँ निकोलस केज की स्पाइडर नोवार की। ये शो ना ही मल्टीवर्स की बात करता है और ना ही दुनिया को बचाने की। ये सीरीज सिर्फ अपनी स्टोरी के लिए नहीं बल्कि अपनी यूनिक रिलीज स्ट्रैटेजी के लिए भी डिस्कस हो रही है। Amazon और सोनी ने इस शो को 2 फॉर्मेट्स में रिलीज किया है। एक है ट्रू ह्यू कलर और दूसरा है ऑथेंटिक ब्लैक एंड व्हाइट। आज हम समझेंगे कि ये डुअल फॉर्मेट रिलीज एक्चुअली काम कैसे कर रही है और कैसे एक 1930s की विंटेज डिटेक्टिव स्टोरी ने स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एक बहुत जरूरी फ्रेश पर्सपेक्टिव को ऐड किया है। वेलकम टू पॉप कल्चर। लेट्स डिकोड द ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन ऑफ स्पाइडर नोवार। तो सबसे पहले हमें शो की प्रेजेंटेशन को समझना होगा। एक सैचुरेटेड स्ट्रीमिंग मार्केट में जहाँ हर हफ्ते एक नया सुपर हीरो शो रिलीज होता है, क्रिएटर्स को कुछ नया करना बहुत जरूरी था। स्पाइडर नोवार की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी प्रेजेंटेशन। Amazon ने इस शो को 2 अलग अलग कलर ग्रेडिंग में प्रेजेंट किया है। शो रनर्स ओरेन यूजियल और स्टीव लाइटफुट जानते थे कि अगर वो सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट शो रिलीज करते तो शायद कैजुअल फैंस या यंगर ऑडियंस इसे थोड़ा आउटडेटेड या स्लो समझ लेते, लेकिन इसे अगर सिर्फ कलर में रिलीज किया जाता तो इसकी एक्चुअल 1930s फिल्म नोवार ग्रिटी वाइब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाती। उन्होंने व्यूअर्स को 2 चॉइस दी। कलर वर्जन उन लोगों के लिए है जिन्हें ट्रेडिशनल व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर आप फिल्म क्रिटिक्स और हार्डकोर फैंस की सुने तो वो लोग स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि शो को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्टर जैसा गिमिक नहीं है। सिनेमाटोग्राफर डैरन टियरनैन ने इस शो को लिटरली शैडोज और लाइट के कॉन्ट्रास्ट के ऊपर डिजाइन करा है। जब मेकर्स अपना बजट और फोकस सीजीआई एक्सप्लोजन्स पर नहीं लगाते तो उनका ध्यान एक्चुअल आर्ट डायरेक्शन में जाता है। प्रैक्टिकल लाइटिंग, सेट डिजाइन्स और एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट उस डार्क और डिप्रेसिंग 1930s न्यूयॉर्क सिटी के एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज्यादा इमर्सिव बना देता है। अब आते हैं शो के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर, उसकी राइटिंग और उसकी स्क्रिप्ट। एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी का सेट एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है। ओरिजिन स्टोरी, पावर्स को डिस्कवर करना और एंड में सुपर विलन से लड़ना। स्पाइडर नोवार ने इस टेम्पलेट को फॉलो नहीं किया। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सुपर हीरो शो लिखने की जगह एक प्रॉपर 1930s का हू डन इट मर्डर मिस्ट्री लिखा है। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हमारा हीरो एक एंथुजियास्टिक हाई स्कूलर पीटर पार्कर बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट है बेन राइली, एक एजिंग सिक्लिकल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। वो एक जमाने में द स्पाइडर हुआ करता था, पर एक ट्रेजेडी होने के बाद उसने वो मास्क पहनना छोड़ दिया। अब वो चीटिंग स्पाउसेस और छोटे मोटे ब्लैकमेल केसेस सॉल्व करता है। उसके पास पावर्स तो हैं, पर वो उन्हें हीरो बनने के लिए नहीं बल्कि अपने डिटेक्टिव वाले काम में यूज करता है। निकोलस केज ने इस कैरेक्टर को बहुत ही नुआंस तरीके से प्ले करा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस रोल को 70% हम्फ्री बोगार्ट की तरफ प्ले किया है और 30% बक्स बनी की तरफ, और इसका रिजल्ट स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिखता है। बेन राइली की फास्ट टॉकिंग डिलीवरी, उसके 1930s के आर्काइव डायलॉग्स और एक ऐसा डार्क सरकाज़म जो उसके अंदर के इंटरनल ट्रॉमा को छुपाता है। एक ऐसे सुपर हीरो को देखना जो एक्चुअल में थका हुआ है काफी रिफ्रेशिंग लगता है, और एक डिटेक्टिव स्टोरी को परफेक्ट बनाते हैं उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। शो में फेम फटाइल्स हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और ब्रैंडन ग्लीसन जैसे वेटरन एक्टर्स हैं जो मॉब बॉस सिल्वर मेन का रोल प्ले कर रहे हैं। जब एक क्लासिकल क्राइम स्टोरी में सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स जैसे जैक ह्यूस्टन का सैंडमैन ऐड किए जाते हैं तो टेंशन अपने आप बढ़ जाती है। स्पाइडर नोवार ये प्रूव करती है कि एक कंपेलिंग और ग्रिपिंग सुपर हीरो स्टोरी बनाने के लिए दुनिया को हमेशा खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। एक डिमली लिट कमरे में 2 इंटेंसली रिटन कैरेक्टर्स के बीच का डायलॉग किसी भी सीजीआई बैटल से ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है। इस सीरीज की सक्सेस का एक बहुत बड़ा क्रेडिट इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर को जाता है। ये वही दोनों हैं जिन्होंने स्पाइडर वर्स वाली एनिमेटेड फिल्म्स बनाई हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो अपने मीडियम और फॉर्मेट को ढंग से समझते हैं। जहाँ स्पाइडर वर्स एनिमेशन की लिमिट्स को पुश करता है, वहाँ स्पाइडर नोवार ने लाइव एक्शन टेलीविजन को एक बहुत ही ज्यादा ग्राउंडिंग सी अप्रोच दी है, और इस डार्क टोन का सबसे बड़ा एग्जांपल है इसकी ओरिजिन स्टोरी। मुझे इस शो में पर्सनली जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगा वो ये था कि बेन को किसी नॉर्मल से स्पाइडर ने नहीं बल्कि लिटरली एक स्पाइडर मैन ने काटा था। ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डार्क मिथोलॉजिकल कर्स या एंटिटी की तरफ फील होता है। ये ट्विस्ट उस स्टैंडर्ड म्यूटेशन स्टोरी से कहीं ज्यादा ब्रूटल है और इस 1930s के नोवार वाले एस्थेटिक में परफेक्टली फिट होता है, और यही डार्क माइथोलॉजिकल एस्थेटिक पूरे शो के प्रोडक्शन डिजाइन में भी रिफ्लेक्ट होता है। आजकल ज्यादातर शोज मैसिव ग्रीन स्क्रीन्स या वॉल्यूम जिसमें मैंडोलोरियन शूट हुआ था उस पे शूट होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिजाइनर्स ने 1930s के न्यूयॉर्क के ग्रेट डिप्रेशन को दिखाने के लिए प्रैक्टिकल सेट्स
और इन कैमरा इफेक्ट्स पर हेविली रिलाई करा है। गलियों में धुआं, बारिश और विंटेज कार्स की आवाज इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा टैक्टाइल बनाती है। और इस रियलिस्टिक वर्ल्ड को फिल करते हैं इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। लामॉन्ट मॉरिस का रॉबी रॉबर्टसन एक हार्ड हिटिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो इस करप्ट सिस्टम से अकेले लड़ रहा है। उसकी और बेन राइली की डायनामिक इस शो का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट बन जाता है। ये कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, ये उस 1930s की सोसाइटी के मॉरल एम्बिग्विटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप एक नोआ डिटेक्टिव स्टोरी बना रहे हैं तो आपके एक्शन सीक्वेंसेस ब्रॉड डे लाइट में नहीं हो सकते। इस शो की एक्शन कोरियोग्राफी सुपर हीरो जॉनरा से हटकर क्राइम थ्रिलर मूवी से ज्यादा इंस्पायर्ड लगती है। बेन राइली कोई एजाइल एक्रोबैटिक टीनेजर नहीं है, वो एक ओल्डर हेवियर कैरेक्टर है और उसकी लड़ाई में वो दिखता है। यहाँ फाइट्स मेसी और ब्रूटल हैं। बेन राइली जब किसी को एक पंच मारता है तो उसमें वो वेट फील होता है और जब उसे चोट लगती है तो वो एक्चुअली थकता है और स्ट्रगल भी करता है। एक्शन सीक्वेंसेस में वायर वर्क और ग्रेविटी डिफाइंग फ्लिप्स को अवॉइड किया गया है। इसकी जगह डायरेक्टर ने शैडो, सिलुएट्स और क्लेवर कैमरा एंगल्स का यूज किया है एटमॉस्फेयर को बिल्ड करने के लिए। और नॉर्मल स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके पास एक एक्चुअल गन है। ये एक बहुत बड़ा टोनल शिफ्ट है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए, जो कि इसके कॉमिक बुक से हिस्टोरिकली एक्यूरेट भी है। ये वेपन उस ब्रूटल और अनफॉरगिविंग 1930s के एरा को परफेक्टली सूट करता है। यहाँ का साउंड डिजाइन, गलियों में गूंजते फुटस्टेप्स, हेवी ब्रीथिंग और पंचेस का रॉ इम्पैक्ट ऑडियंस को पूरे टाइम अपनी सीट के एज पे रखता है। मॉडर्न सुपर हीरो कंटेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका थर्ड एक्ट होता है। हर कहानी के एंड में आसमान में एक पोर्टल खुलता है और ऊपर से लेजर बीम्स गिरती है। स्पाइडर नोवार ने क्लियरली प्रूव करा है कि आपको वर्ल्ड एंडिंग स्टेक्स की जरूरत नहीं है। इस सीरीज का क्लाइमैक्स प्योरली थीमेटिक और डीपली पर्सनल है। एंड में कहानी दुनिया बचाने के बारे में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान के वापस खड़े होने के बारे में है। ये इस बारे में है कि एक डीपली करप्ट और डार्क शहर में थोड़ी सी मोरालिटी और थोड़ी सी इंसानियत को जिंदा रखना कितना डिफिकल्ट है। निकोलस केज ने इस कैरेक्टर को एक ऐसी ट्रैजिक डेप्थ दी है जो शो खत्म होने के बाद भी ऑडियंस के साथ रह जाती है। चाहे आप इसे ट्रू ह्यू कलर में देखें या ऑथेंटिक ब्लैक एंड व्हाइट में। स्पाइडर नोवार एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है कि जब राइटर्स को कैरेक्टर्स पे फोकस करने की आजादी मिलती है तो सुपर हीरो जॉनरा आज भी कितना ज्यादा कंपेलिंग हो सकता है। इसकी राइटिंग टॉप नॉच है भाई। आपको इस सीरीज का डार्क एस्थेटिक कैसा लगा और क्या निकोलस केज का नोवार एमसीयू के स्पाइडरमैन से बेहतर है? मुझे कमेंट से बताओ। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स डिकोड पॉप कल्चर टुगेदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।